दोस्तों नमस्कार। ISPCS एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज के हम करंट अफेयर्स शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर इसकी PDF चाहिए तो ISPCS एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है। वहाँ पर जा कर के आप सभी लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में लॉन्च किए गए मार्ग प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यानी स्टार्टअप से, एजुकेशन शिक्षा से, रोड कंस्ट्रक्शन की मॉनिटरिंग से यानी सड़क निर्माण की मॉनिटरिंग से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप लगाते हैं कॉमन सेंस। अगर पता नहीं होता है, आपको लग रहा होगा मार्ग यहाँ शब्द आया है तो इसका रोड कंस्ट्रक्शन की मॉनिटरिंग से होगा, क्योंकि उसी को मार्ग कहा जाता। लेकिन अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, गलत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टार्टअप। यानी मार्ग की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर M से मेंटरशिप है, A से एडवाइजरी है, अगले A से असिस्टेंस है, और R से रेजिलियंट है, एंड G से ग्रोथ है। तो एक बार इसकी मार्ग की फुल फॉर्म आपको फिर से बता दे रहे हैं। M से हमने कहा मेंटरशिप है, A से एडवाइजरी है, अगले A से असिस्टेंस है, अगला R से रेजिलियंट है, एंड लास्ट वाला जो G है उसका यानी ग्रोथ है। मतलब जो स्टार्टअप कल्चर भारत में विकसित हो, और अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि भारत विश्व में स्टार्टअप को बढ़ावा देने में यानी तीसरे नंबर पे आ गया है। तो स्टार्टअप की संस्कृति विकसित हो, लोग स्टार्टअप में आवें, इसी को सुनिश्चित करने के लिए यानी मेंटरशिप प्रदान करने के लिए क्या, तो ये मार्ग प्लेटफॉर्म को स्थापित किया गया है। अब मंत्रालय आपकी समझ में आ चुका होगा, कौन सा मंत्रालय होगा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे स्थापित किया गया है, यानी मार्ग प्लेटफॉर्म। तो ये क्वेश्चन आ जाए तो आप गलत मत करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, डिजिटल इंडिया मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। डिजिटल इंडिया से क्वेश्चन प्री के साथ साथ मेंस में भी आता है। तो ये इसे 2015 में लॉन्च किया गया, क्या पहला स्टेटमेंट है। और यह मिशन 9 स्तंभों यानी 9 पिलर पे आधारित है, क्या। अगला दिशा, दूसरा दीक्षा, और तीसरा ई-नयम। यहाँ पर आपकी दिशा की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल साक्षरता अभियान। अगला दीक्षा, तो दीक्षा की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, यानी क्या हो जाएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी दीक्षा की फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद ई-नयम आपको पता है, ई-नयम की फुल फॉर्म क्या, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपके सामने आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही। भारत को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए और भारत के प्रत्येक नागरिक को भी डिजिटली एम्पावर करने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन को शुरू किया गया है। तो ये डिजिटल मिशन 2015 में शुरू किया गया, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और ये 9 स्तंभों पर आधारित है। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि डिजिटल इंडिया मिशन के मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका कि 9 मिशन कौन से हैं, या फिर आपके निबंध भी लिखाया जा सकता है जो कल्याणकारी स्कीम के अंतर्गत आपके सिलेबस में दिया हुआ निबंध के टॉपिक में। तो इसमें इसका पहले आंसर जान लीजिए, उपरोक्त सभी यानी D तीनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 9 मिशन आपको कैसे, जो 9 पिलर हैं ये कैसे आपको ध्यान रहेंगे, तो यहाँ पर आपको बम लहरी या बम्पी का नाम आप जरूर सुने होंगे। तो यहाँ ट्रिक आपको बता रहे हैं, और इस प्रकार आप ध्यान रखोगे तो कभी भी एग्जाम में भूलोगे नहीं और आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। कौन सा, बम्पी 2 E3, ऐसे याद रखिए, बम्पी 2। तो ये बम्पी 2 E3 अभी सबका मतलब बता रहे हैं। तो 20 से क्या हो गया, ब्रॉड बैंड हाईवेज, यानी भारत की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से क्या किया जाएगा, जोड़ने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। और इसमें बहुत सारी जो ग्राम पंचायतें उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से कनेक्ट भी किया जा सका है। तो इसमें पहला कौन हो गया, बी से ब्रॉडबैंड हाईवेज हो गया। यू से आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल मोबाइल एक्सेस, यानी भारत में सभी लोगों तक मोबाइल की पहुंच हो। तो ये मोबाइल
पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, यानी ये डिजिटल मिशन जो डिजिटल इंडिया मिशन है उसका लक्ष्य या उसका उद्देश्य ये भी है। तो दूसरा कौन हो जाएगा, यूनिवर्सल मोबाइल एक्सेस, और तीसरा हो जाएगा यम से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण किसका, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, यानी मैन्युफैक्चरिंग किसका, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इसमें शामिल किया गया। अगला पी से हो जाएगा पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, यानी सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच हो तो इसका कौन, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस। अगला आई से क्या हो जाएगा, आई से दो हैं कौन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर जॉब्स, यानी जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, ये नौकरी सृजन के लिए होना चाहिए, तो आईटी ये टेक्नोलॉजी फॉर जॉब्स। अगला इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सभी लोगों तक सूचना पहुंच हो, तो इसमें आई हमने कहा कि बम्पी टू का मतलब क्या हुआ, लास्ट में आई से दो हैं, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल और आईटी फॉर जॉब्स, ये दो ध्यान रखिएगा। तो बम्पी से आपका फुल फॉर्म क्लियर हो चुका होगा, यानी ये बम्पी से आपके कितने याद हो गए, तो ये आपके याद हो चुके हैं 6। अब बचे हैं 3 है E3, यानी ई से 3 हैं, उनको भी हम समझते हैं। उनमें से एक ई गवर्नेंस है, एक कौन है, ई गवर्नेंस है, जिसे ई शासन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा कौन है, ई अर्ली, यानी ई से अगला कौन, अर्ली हार्वेस्टिंग प्रोग्राम, और एक ई बचेगा वो कौन, ई क्रांति। तो ये आपके टोटल 9 आपके बिल्कुल यानी टिप पे होने चाहिए। 9 स्तंभ कौन है, बम्पी टू E3। तुरंत आपका 9 पिलर आए तो इसको 2-3 बार दोहरा लीजिए, और आपका कभी क्वेश्चन ना तो प्री के लिए और ना ही निबंध आ जाए तो 9 ये जो आपके अलग अलग पॉइंट हैं इन्हीं को क्या है आपको लपेटना है। तो ये आपका मेंस के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा। तो ये डिजिटल इंडिया मिशन के 9 पिलर कौन हो गए, बम्पी टू E3। तो बी से क्या हो गया, ब्रॉडबैंड हाईवेज, यू से यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल मोबाइल एक्सेस, तो यू से हो गया यूनिवर्सल मोबाइल एक्सेस। एम से हो गया मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग, तो ये आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का। और पी से हो गया पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, पी से पब्लिक इंटरनेट एक्सेस। आई से हमने कहा 2 है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, आईटी फॉर जॉब्स, तो ये 5-6 हो गए। और फिर हमने कहा 3 है ई से, और ई में कौन, ई क्रांति हो गया। ई क्रांति का मतलब सभी तक सूचना क्या हो, यानी ई क्रांति का मतलब हुआ कि जो सूचना है वो सभी तक पहुँचो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी सभी तक होनी चाहिए। तो ये सब ई क्रांति के बाद फिर हमने क्या कहा, ई से अगला कौन है, ई गवर्नेंस, और अगला अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। तो ये टोटल 9 डिजिटल इंडिया मिशन के क्या हैं, स्तंभ हैं, पिलर हैं, जो आपको पता होना चाहिए, और ये आपको समझ में आ भी गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आप बताइएगा, जो ये डिजिटल इंडिया मिशन है, एक कौन सा मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी, यानी इसको कौन सा मंत्रालय लागू करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, WPI के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। WPI पहले जान लीजिए, इसी को होलसेल प्राइस इंडेक्स, या हिंदी में इसी को थोक मूल्य सूचकांक के नाम से जाना जाता। किस नाम से, थोक मूल्य सूचकांक के नाम से जाना जाता। पहले समझिए क्या है, प्रत्येक माह यानी एवरी मंथ पे निकाला जाता, और इसे DPIIT जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा इसे निर्गत किया जाता, रिलीज किया जाता है। क्या पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इसका आधार वर्ष 2011-12 है क्या, ये आपको बताना। तीसरा, इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। अगला, इसमें सबसे ज़्यादा जो भारांक है वो कौन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का, यानी विनिर्मित उत्पादों का है क्या। तो 4 स्टेटमेंट हैं। अब इसमें बताना था कौन सही नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सी वाला है ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ना कि सेवाओं को। सेवाओं को 2 होते, एक ये तो WPI हो गया, और एक होता है कौन, CPI, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है, लेकिन जो WPI होता है, जिसे होलसेल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक के नाम से जाना जाता, इसमें केवल वस्तुओं गुड्स को शामिल किया जाता, ना कि सेवाओं को। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी इसका आधार वर्ष 2011-12 है, पहले 2004-5 था, उसी को परिवर्तित करके ये 2011-12 किया गया, ये भी सही है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत है, DPIIT, उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अब यहाँ बात आई CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये इसका आधार वर्ष कब है, तो 2012 है। पहले 10 था, अब
वर्ष इसको और आगे लाया गया तो 2012 इसका CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। बाकी ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया, WPI में सबसे ज़्यादा जो भारांक वेटेज है 60% से भी ज़्यादा, लगभग 64% के आसपास, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का यानी विनिर्माण वस्तुओं का उसमें है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन चौथा आपके सामने आता है, भारत एवं किस देश के मध्य 16 जनवरी 2023 को नौसेना का संयुक्त अभ्यास, यानी एक किसका है, नेवी का है, तो नेवी का ज्वाइंट एक्सरसाइज जिसे वरुण के नाम से जाना गया, इसकी क्या की गई है, यानी ये शुरुआत की गई। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, फ्रांस, रसिया, USA, जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। ध्यान दीजिएगा, भारत व फ्रांस के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, तो एक तो होता है गरुड़ और एक होता वरुण। ध्यान से समझिएगा, एक क्या होता, गरुड़। तो आपको पता है गरुड़ अंतरिक्ष में, आकाश में उड़ता है, तो ये क्या, तो ये एयर एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच जो होती है उसी को गरुड़ के नाम से जाना जाता। लेकिन जो वरुण होता है ये कौन, नौसेना के बीच होती है, और ये नौसेना के बीच होती है किसके, भारत और फ्रांस के बीच होती है, भारत और फ्रांस के बीच होती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ हो रही है, तो वेस्टर्न सी बोर्ड में इसका आयोजन हो रहा, और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1993 में इसकी शुरुआत होती है। तो 1993 में इसकी शुरुआत की गई। इसमें भारत की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता, पूछा जा सकता है। तो इसमें जो विध्वंसक है, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, इसी को क्या कहा जाता है, स्टेल्थ विध्वंसक INS चेन्नई, इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा, भागीदारी कौन कर रहा, INS चेन्नई के द्वारा। और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तेग। इसके बाद P8I क्या, ये मेरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। इसके बाद MiG-29 के इनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है। तो पार्टिसिपेट वाला पूछे कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा, तो हमने कहा इसमें स्टेल्थ कौन सा, डिस्ट्रॉय विध्वंसक INS चेन्नई याद रखिएगा। इसके बाद फ्रिगेट पूछे तो INS तेग, और उसके बाद हमने कहा मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P8I व MiG-29 के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर मज़ेदार है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें आप डाइवर्सिफाई रूम में क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं, जो हर एक टाइप के साइंस टेक्स्ट से लेकर के जो भी करंट में घटनाएं घटित हो रही होती हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स और साथ में उसके साथ स्टैटिक दोनों को मर्ज करके शामिल किया जाता है। आप यकीन मानिए, कोई भी एग्ज़ाम हो रहा हो, आप रेगुलर अगर फॉलो अप करते हैं और लगभग जितना करंट अफेयर्स अभी तक हमने अपलोड किया है उसको फॉलो किए हैं या आगे करेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आप पाएंगे UPSC हो, चाहे आपका PCS हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। ये आपको विश्वास जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होलिस्टिक हमने आपको कवरअप करवा दिया है। तो इसमें आपका काम क्या है, आप लोग क्या ना तो लाइक करते हो ना तो कमेंट करते हो, कम से कम इतना आपको करने में क्या कुछ जाता है क्या, तो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी सही गलत या जो भी आपको लगे उसको लिख के जाइए, और कम से कम अपने मित्रों दोस्तों को वीडियो कहते शेयर कर दीजिए। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो वीडियो शेयर करता होगा, तो इतना स्वार्थी भी मत बनिए, कम से कम दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिए। जब हम आपके लिए इतना सब लेके आते हैं तो इतना तो आपका बनता ही है कि आप इसको शेयर कर भी दिया करें। तो इसमें 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें ये पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन अब इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, यानी साल्ट वाटर का मतलब हुआ जो नमकीन लमरई जल में मगरमच्छ पाए जाते हैं, उन्हीं को साल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहा जाता है। जो उड़ीसा का तट आप देखते हो उसमें एक कौन सिमलीपाल है, सतकोसिया उड़ीसा में वन्य जीव अभ्यारण्य है, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा का ही है, तो वहाँ पर ये सब दिखाई देते हैं। तो यहीं पर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल ये नमकीन जल में पाए जाते, तो ये क्या IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें लिस्ट कंसर्न है क्या। अगला मगर ध्यान दीजिएगा, जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल होती है इसमें ध्यान दीजिएगा, जो मेल होते हैं उनका शरीर भारी भरकम होता है बनिस्पत फीमेल क्रोकोडाइल्स की तुलना में। यानी इसमें मेल जो मगरमच्छ होते हैं, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो उनका शरीर लार्ज होता है
फीमेल मगरमच्छ की तुलना में। अगला है मगर। मगर जो अगला ये क्रोकोडाइल हो गया। मगर, मगर क्या वल्नरेबल कैटेगरी में रखा जाता क्या? अगला घड़ियाल, घड़ियाल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल किया जाता क्या? अगला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसे इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया। अब बताना कौन सही सुमेली नहीं है। तो ये मगर की जो वैरायटी हैं तीनों, 3 प्रकार की, इनको याद रखिएगा। तीनों भारत में पाई जाती हैं और इसमें साल्ट वाटर क्रोकोडाइल लिस्ट कंसर्न बिल्कुल सही सुमेलित है। मगर पूछे तो वल्नरेबल है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। घड़ियाल पूछे तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और घड़ियाल से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये चंबल, जो चंबल नदी है उसमें प्रमुख रूप से भारत में पाया जाता है और इसके लिए एक वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई जिसे चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, जो घड़ियाल मगरमच्छों के यानी संरक्षण के लिए है। इसी प्रकार घड़ियाल के बचाने के लिए सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो ये बाकी भी आप ध्यान रखिएगा। सतकोसिया कहाँ है? सतकोसिया उड़ीसा में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये गलत है क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी किस में रखा गया? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। किस में रखा गया भाई? तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में इसे भी शामिल किया गया, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से कल हमने ये क्या वन्यजीव अभ्यारण्य को डिस्कस किया था, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये कहाँ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? क्या ये महाराष्ट्र में है या फिर गुजरात में? इसी प्रकार एक जंगली गधा वन्यजीव अभ्यारण्य भी हमने डिस्कस किया था, वो बताना कहाँ। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए जो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो ये आप कम से कम लिखा करो तो आपका अपने आप दिमाग चलेगा कि आपका पीछे का रिकॉल कर पा रहे हैं कि सब एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? क्या महाराष्ट्र में है या गुजरात में? दूसरा हमने क्या आपको बताया? जंगली गधा वन्यजीव अभ्यारण्य क्या गुजरात में है या महाराष्ट्र में? ये आपको बताना, तो इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमने इसलिए शामिल किया है क्योंकि इसकी अभी बैठक हुई है 53वीं। कौन सा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी किस नंबर की बैठक हुई है? 53। और ये 53 जो बैठक हुई है ये कहाँ हुई है? दावोस में। दावोस में, और दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। दावोस कहाँ? स्विट्जरलैंड में है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना यानी संस्थापक इसका फाउंडर कौन थे? 4 ऑप्शन, और ये यूपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्लास श्वाब, अगला जॉन केनेथ गालब्रेथ, अगला रॉबर्ट जूलिक, अगला पॉल क्रुगमैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। कौन? क्लास श्वाब के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना IJNGO यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक क्लास श्वाब इसके क्या हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक। अभी चर्चा में इसलिए आई क्योंकि अभी इसकी 53 बैठक हुई। अब आपका काम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 53 बैठक हुई है यानी 53 नंबर की, उसकी थीम क्या रही है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। किसकी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक हल्के मत लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 53वीं बैठक की थीम क्या रही है ये 2023 में जो हुई उसको कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना? बताना। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आप देखते हो कि वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक इंडेक्स जो निकाला जाता है ये इसी के द्वारा निकाला जाता। वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स निकाला जाता, वो इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता। वर्ल्ड इकोनॉमिक वर्ल्ड जेंडर गैप विश्व लैंगिक अंतराल जो रिपोर्ट है वो भी इसी के द्वारा निकाली जाती है। तो चाहे वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हो, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक हो, या फिर हमने क्या कहा कि लैंगिक अंतराल गैप रिपोर्ट हो, तो ये हो, या फिर अभी आपका एक और बताए, ये सब किसके द्वारा निकाले जाते हैं? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाले जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं का संबंध बुजुर्गों की देखभाल यानी जो सीनियर मोस्ट सिटीजन होते हैं उनकी देखभाल और उनके कल्याण वेलफेयर से संबंधित हैं? अब इसमें आपको बताना है। तो इसमें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, अगला सेक्रेड पोर्टल, अगला संपन्न प्रोजेक्ट, अगला है एल्डर लाइन, अगला वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन हैं जिनका संबंध
देखो ये आपके सिलेबस मेंस में भी आप देखेंगे तो सिलेबस में एक टॉपिक और दिया हुआ है, शुभेदु वर्गों के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना। तो वल्नरेबल सेक्शन में कौन, वृद्ध, बच्चे, महिलाएं, किन्नर, ये सब आते हैं। तो इसमें कौन, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसमें 60 वर्ष के होने पर पेंशन एक निश्चित राशि में पेंशन प्रदान की जाती है और ये डिपेंड करता है कि आप प्रत्येक महीने का या 3 महीने वाला या 6 महीने वाला या वार्षिक किस प्रीमियम कौन सा लिए, उसी के रेशियो में आपको 60 वर्ष के पश्चात पेंशन दी जाती है। और इसमें जो पेंशन मिलता है वो 8 वर्तमान में कितना 8.3% है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कितना 8.3% है। और ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। उसके बाद सेक्रेट पोर्टल भी जो बुजुर्ग हैं उनके कल्याण के लिए शुरू किया गया है। और इस सेक्रेट पोर्टल के साथ एक और ध्यान रखिएगा, सेज पोर्टल। सेज पोर्टल का मतलब हुआ इनके जो सीनियर सिटीजन होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, इनके पास लंबा अच्छा खासा अनुभव होता है, तो उसको हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में उसको लगा पाएँ, तो इसी के लिए सेज पोर्टल को भी शुरू किया गया है। तो सेक्रेट पोर्टल हो गया, सेज पोर्टल हो गया, इन सब का संबंध क्या है, तो ये सीनियर सिटीजन से, बुजुर्गों से हैं। अगला संपन्न प्रोजेक्ट को भी, इन्हीं के कल्याण के लिए संपन्न प्रोजेक्ट को भी लाया गया। अगला एल्डर लाइन, इनके अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो ये अपना सहायता प्राप्त कर सकते हैं एल्डर लाइन, यानी एक प्रकार की हेल्पलाइन नंबर है, उसमें कॉल करके। अगला वृद्ध व्यक्तियों के लिए इंटीग्रेट कार्यक्रम भी, तो इसमें उपरोक्त सभी क्या आंसर हो जाएगा, मेंस में भी लिखिए। तो इसमें एक नया आपको क्या मिला होगा, यानी ये संपन्न प्रोजेक्ट आपको मिला होगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ये सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, किसी को हिंदी में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंड के नाम से जाना जाता है। तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है। और इसी के साथ आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग है, और नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम, ये 3 चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले अब एक एक को पहले जान लीजिए। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम ये पूछे तो इसे कब, तो ये जनवरी 2019 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, जनवरी 2019 में शुरू किया गया। और इसका लक्ष्य था जो पीएम यानी पार्टिकुलेट, जो आपके डस्ट पार्टिकल आप देखते हो धूल कर, इनमें 2 होते हैं, एक महीन कर होते हैं, एक क्या होते हैं उनकी तुलना में तनिक मोटे कर होते हैं। तो जो मोटे कर होते हैं उसको PM10 कहा जाता, जो महीन होते हैं उसको PM2.5 कहा जाता। तो PM10 और PM2.5 को जब नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम 2019 जनवरी 2019 में लॉन्च किया जाता है, तो इन दोनों का टारगेट किया गया कि कम से कम 20% जब ये योजना लागू की गई तो कहा गया अगले 5 सालों में, अगला 5 साल कब होगा, तो 19 में 5 ऐड कीजिए तो आप कहेंगे सर 2024। तो इसमें क्या कहा गया, 2024 तक जो PM10 व PM2.5 है इसमें कम से कम क्या किया जाएगा, 20% की कटौती या कमी की जाएगी। कितना, 20% की कटौती या कमी की जाएगी। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, इसी को सितंबर 2022 में फिर से रिवाइज किया गया, यानी अब ये जो टारगेट 20% कटौती का था, इसको अब कब कर दिया गया, तो सितंबर 2022 में ये टारगेट सेट क्या कर दिया गया, सितंबर 2022 में जो ये 2024 का ये टाइम समय सीमा थी, इसको 2024 से इंक्रीज करके 2026 कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 26 कर दिया गया। तो ये था नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम, समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, और लेकिन नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से जो पॉल्यूटेंट हैं, प्रदूषक हैं, उसको शामिल किया जाता। और इसके साथ इसमें भी हम शामिल कर लेते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो इसमें हैं ज़्यादा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड,
एक ये याद कर लीजिए। बाकी अभी हम आपको ऐसा लॉजिक बताएंगे, दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें हमने 6 कैटेगरी बना दिया। कितनी कैटेगरी बना दिया? 6, और 6 में 2-2 को रखा है, तो टोटल आप कहेंगे 6 × 2 यानी 12। तो 12 पॉल्यूटेंट प्रदूषक हैं जो किस में रखे गए हैं? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत रखे गए हैं। तो आपको आइए गीत की तरह इसको याद करवाते हैं। तो सबसे पहले PM10 और PM2.5 ये दो तो शामिल होगा ही, तो PM10 और PM2.5 ये इसमें हो गया। फिर आपका Na2SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, तो SO2 NO2 SO2 Na2 ये इसमें शामिल किया गया। 4 हो गए। अगला देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो अमोनिया NH3, ओजोन O3, तो NH3O3 NH3O3। तो हमने पहला में क्या बताया? PM10 और PM2.5। अगला कौन? O2 यानी 2 पहले आएगा, तो NO2 SO2, और उसके बाद 3 तो NH3O3। तो ये आपके याद हो गए। अगला पपको तो कौन हो गया? यानी लेड। पब माने यानी PB का मतलब हुआ कौन? लेड सीसा, और को का मतलब क्या हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रखा गया। CO2 यहीं डाल के आपको कंफ्यूज करवा देगा और फिर आप क्वेश्चन क्या कर देंगे? गलत। तो ये टोटल कितने हो गए? 2-2 का ये बनाइए 8। जो ये 8 हैं ये नेशनल एयर एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड में भी शामिल हैं, और इन्हीं 8 को हमने पीछे जो अभी बताया नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी रखा गया। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी रखा गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको यानी अब कौन सा, और बाकी जो 4 बचते हैं, तो एक बेंजीन हो गया, एक बेंजोपायरेन, बेंजीन और बेंजोपायरेन, और साथ में आर्सेनिक व निकिल। जो ये आर्सेनिक और निकिल यानी आर्सेनिक और निकिल और साथ में बेंजीन व बेंजोपायरेन, ये 2 अलग से याद रखिएगा। जो ये 2-2 के पेयर में है, आर्सेनिक निकिल। कैसे? इन सबको याद रखना आसान है। तो आसान से क्या बन जाएगा? यानी आसान से आर्सेनिक और आगे ना से निकिल, तो आर्सेनिक निकिल, इन सबको याद रखना क्या है? आसान है, कठिन नहीं है, क्योंकि 2-2 के पेयर में हमने आपको याद करवा दिया। तो इन सबको याद रखना आसान है, क्योंकि इसमें बेंजीन क्या है? इन सब में शामिल है। तो ये आपका पूरा का पूरा ये क्या, यानी 12 के 12 आपको याद हो चुके होंगे। तो 12 किस में है? नेशनल परिवेशी वाले में है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड वाले में है। तो हमने कौन बताया? शुरू से आप PM10 और PM2.5 2, और फिर अगले 2 हमने क्या बताया? 2 वाला SO2 NO2 4 हो गए। फिर हमने कहा 3 से NH3O3 6 हो गए, और 6 के बाद फिर हमने क्या बताया? और कौन? पबको का मतलब क्या हुआ? PB और CO यानी लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 8 हो गए। जो ये 8 हैं, इनको किस में भी शामिल किया गया? तो दूसरा हमने कहा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी शामिल किया गया, लेकिन एम्बिएंट में 4 और हैं। और एम्बिएंट में 4 कौन कौन हैं? तो हमने कहा इन सबको याद रखना आसान है, क्योंकि इसमें बेंजीन शामिल है। तो याद रखना आसान है, बेंजीन शामिल है, और इसमें तो आपका क्या हो गया? आसान से आर्सेनिक, और यन से हो गया निकिल, और उसके बाद फिर आपका ना से निकिल, और उसके बाद फिर बेंजीन, और उसके बाद बेंजोपायरेन, टोटल 12। तो आपके सारे के सारे आपके याद हो चुके होंगे। तो ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में सभी के सभी शामिल हैं। क्या? सभी के सभी शामिल है। याद रखिएगा जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नहीं, बल्कि वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो 1981 है इसके अंतर्गत, यानी जो पॉल्यूटेंट आते हैं इसमें जो CPCB है यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ये CPCB के बारे में भी हम पीछे बता चुके हैं कि इसकी स्थापना 1974 में हुई। तो 1974 में स्वाभाविक है कि 1974 में एक ही अधिनियम था, कौन? जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। तो उसी के अंतर्गत उसे स्थापित किया गया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा। तो इसमें जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा। अब आधार वर्ष जो इसमें कौन सा प्रयोग किया गया, तो 2017 जो अभी ये चर्चा में क्यों बना, क्योंकि कई जो भारत के ऐसे प्रदूषक जहाँ पर प्रदूषण स्तर ज़्यादा था, जैसे दिल्ली विश्व के सबसे ज़्यादा
ज़्यादा प्रदूषित कैपिटल में शामिल थे उसमें ये देखा गया कि कुछ हद तक यानी कमी देखी गई है पॉल्यूशन स्तर की, यानी पॉल्यूशन लेवल की। तो इसलिए चर्चा में आ गया। तो 2017 आधार वर्ष को मानते हुए ये कहा गया कि 2024 तक जो PM10 व PM2.5 है इसमें कितना, तो 20 से 30% की यानी कटौती की जाएगी, इसमें कमी देखी जाएगी, जाएगी। लेकिन अभी हमने कहा जो नेशनल एयर क्वालिटी जो प्रोग्राम था, अभी हमने कहा सितंबर 2022 में उसको रिवाइज किया गया और 2026 के लिए इंक्रीज कर दिया गया। तो 2026 तक जो अवधि इसमें वृद्धि की गई, पहले था कम से कम कितना % की कटौती की जाएगी, 20% की, लेकिन ये नया टारगेट क्या है, तो ये जो PM10 व PM2.5 है अब इसमें कहा गया कम से कम 40% की कटौती होगी। नया टारगेट क्या है, कम से कम 40% की कटौती होगी। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें जो ये स्तर है पॉल्यूशन जो है इसका स्तर पॉल्यूटेंट का कितना है, PM2.5 और PM10 का कितना है, तो PM2.5 का 40 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब और जो 10 है इसका 60 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो दोनों डेटा 40 और 60 याद रखिएगा, कम वाला कम के साथ, ज़्यादा वाला ज़्यादा के साथ। तो PM2.5 40 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब और दूसरा PM10 तो ये ज़्यादा 60 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब आपको बताना है 2005 में और 2021 में या 21 में जो आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए, उसका क्या मानदंड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी UPSC प्री और साथ में मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। UPSC प्री में पूछा जा चुका है, फिर से रिपीट हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और भारत में कितना, तो 2.5 का 40 है और 10 का 60 है, तो ये भी हमने आपको समझा दिया। बात क्लियर। तो इसमें जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें भारत के ऐसे 132 शहर को शामिल किया गया जो जहां पर प्रदूषण स्तर ज़्यादा था, जो अपने लक्ष्य को जितना इनको टारगेट दिया गया था उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। तो 132 शहर इसमें पूरे भारत से शामिल है। अब एक क्वेश्चन जो आया था इसको आप देख लीजिए, मज़ेदार क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा। 2016 में आया था, हमारे देश के शहरों में, आपको लग रहा होगा कि जो ये डिस्कशन होता है क्या UPSC लेवल का है कि नहीं है। बिल्कुल, आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। हमने आपसे ये अगर कहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो इसके बाद नहीं पूछा जाएगा तो समझ लीजिए कि हर टाइप का इसमें जो मैटर होता है वो इंक्लूड होता है। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मान की गणना में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। यानी यहाँ पर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अभी हमने कहा CO है, पबको यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, एक को काट दो, कार्बन मोनोऑक्साइड ये है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी है, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी है, मीथेन ये मीथेन क्या है, हमने कहा NH3 और साथ में कौन O3 है, ये अमोनिया है ना कि मीथेन, तो ये भी कट जाएगा। तो आपका कौन बचा, 1 और 5 को काटिए, जहाँ जहाँ 1 5 है उसको निपटाइए, ये गया, तो सही जवाब क्या आ गया, 2 3 4। इसका सही 2 3 4 ये UPSC किस 2016 में पूछा गया था। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी हमने कहा कि 8 प्रदूषक को शामिल किया जाता। 8 में कौन कौन, हमने कहा कि 8 में PM10 है, PM2.5 है, फिर हमने कहा कि 2 वाले आ जाओ, तो फिर 2 में कौन, NO2 SO2, तो ये 2 वाले हो गए। उसके बाद 3 में आओ तो हमने कहा NH3 O3, तो ये हो गए कितने 6। और फिर हमने कहा 2 कौन है, पबको यानी लेड और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड पबको, तो ये आपके 8 और 8 इसमें नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल। हमने कहा 4 और याद रखना आसान है क्योंकि उसमें बेंजीन शामिल है, तो किसके लिए, तो ये परिवेशी वाला पूछे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो हमने कहा 4 कौन, आसान से आर्सेनिक और निकिल, और साथ में क्योंकि बेंजीन है तो बेंजीन और बेंजोपायरेन, ये टोटल 4 और शामिल कर दोगे तो 8 तो ये हैं, ये 8 दोनों में कॉमन है, 4 जो एक्स्ट्रा शामिल कर दोगे तो आपका बन जाएगा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्लियर, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक प्रजातियां हैं, ये आपको बताना है। अगला है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस
जूलीफ्लोरा, आपको समझ में अभी नाम नहीं आ रहा होगा, अभी आपको बताएंगे। तो ये प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, इसी को कीकर के नाम से जाना जाता है। जो गांव से रिलेटेड होंगे तो कीकर को देखे होंगे, बबुल जैसा होता है, ठीक, तो उसी को कीकर। और बहुत ज़्यादा ये क्या आक्रामक प्रजाति होती है, आसपास की अन्य वनस्पति को भी चौपट कर देती है। दूसरा रिवर टेमरिंड, ये आपका तीसरा यूकेलिप्टस। अब आपके सामने ऑप्शन है, केवल 1-2 सही है, केवल 2-3 सही है, केवल 1 सही है, या इनमें से कोई नहीं। अब आपका यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कई लोग यूकेलिप्टस को भी लगा देंगे कि ये भी आक्रामक क्या होगी, स्पीसीज इनवेसिव स्पीसीज में शामिल होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यूकेलिप्टस इनवेसिव आक्रामक प्रजाति में शामिल नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1-2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कीकर और रिवर टेमरिंड ये दोनों कहाँ से आए हैं? मैक्सिको। दोनों कहाँ से आए हैं? ये दोनों मैक्सिको से आए हैं। और जो यूकेलिप्टस है ये ऑस्ट्रेलिया, ये भारत में जिसे यूकेलिप्टस या सफ़ेदा के नाम से आप लोग जानते हो, ये इन्वेसिव स्पीसीज नहीं है। लेकिन इसके साथ समस्या क्या है? ये सबसे ज़्यादा, इसे पारिस्थितिकी का दुश्मन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जल ग्रहण करता है, जल पीता है। क्लियर? तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस स्पीक मैके द्वारा किसके सहयोग से सुरती अमृत नाम से लोकप्रिय म्यूजिक इन द पार्क सीरीज का क्या किया गया, यानी आयोजन कर रहा है? अगला पहला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृत मंत्रालय, अगला नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, अगला दोनों के संयुक्त प्रयास से। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों के संयुक्त प्रयास से, यानी संस्कृत मंत्रालय और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद दोनों के संयुक्त प्रयास से। यानी ये आपको बताइए कि कौन सा, तो ये कौन सा म्यूजिक इन द पार्क सीरीज का यानी उद्घाटन किया गया। और ये जो स्पाइक मैके है, स्पाइक मैके, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। IIT दिल्ली के प्रोफेसर थे जो कौन? डॉक्टर किरण सेठ, और इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। तो इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो युवा हैं, यंग्स हम सब हैं, तो इनमें हम लोगों का भारत की जो संस्कृति है, विरासत है, उसके बारे में जागरूकता फैलाना और इसके से संबंधित जो ज्ञान है उसको न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों में जागरूकता आए। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। अगला आपके लिए है, ये आपको इसको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंधता यानी ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसका आंसर फिलहाल के लिए हम बताएंगे कल, लेकिन उसके पहले आपको कमेंट बॉक्स में आज ही इसका आंसर बता देना। अब आइए सीधे कल के क्वेश्चन का करते हैं तेजी से रिवीजन। भारतीय मौसम विभाग, जिसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता, हमने कहा था ये इसलिए चर्चा में क्योंकि डॉपलर रेडार सिस्टम को लागू करने के कारण ये है चर्चा में। तो इसकी स्थापना 1875 में हुई, बिल्कुल बात सही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो ये क्या है? 1, 2, 3, इसमें क्या थे? तीनों सही आंसर थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना था। तो हमने कहा था अंगुत्तर निकाय, सुत्त पिटक, सुत्त विभंग। तो हमने कहा था विभंग वाला किसका है? नियम कानून के खिलाफ, यानी विनय पिटक इसका हो जाएगा। तो ये वाला क्या था? गलत था। तो इसका आप आंसर क्या हो जाएगा? बाकी विभंग अभिधम पिटक ये सही था। नित्य प्राकरण ये बौद्ध धर्म की मार्गदर्शिका है। तो हमने ट्रिक भी आपको बताई थी, कौन वाला? काश MD मैं होता तो कितना, तभी तो अच्छी शिक्षा मिलती। तो ये आपका सुत्त पिटक के कौन है? 5 हमने कहा था निकाय हैं। काश MD तो हमने कहा था, यानी सी से क्या हो जाएगा? काश यानी के से खुंडक निकाय, ए से अंगुत्तर निकाय, और उसके बाद कौन हो जाएगा? यानी यस से संयुक्त निकाय, और यम से हो जाएगा कौन सा? यम से मध्यम निकाय, और डी से दीर्घ निकाय। ये 5 निकाय किसके हैं? सुत्त पिटक के। विनय पिटक के हमने कहा था इसमें 3 याद रखिए। कौन? परिवार को अगर कोई खंडित करने का या विभंग करने का क्या करेगा कोशिश, तो ये नियम के खिलाफ होगा। तो हमने कहा था परिवारा, खंडक, और कौन? तो सुत्त पिटक। कौन वाला? तो सुत्त विभंग। तो विनय पिटक का ये हैं, और उसके बाद सुत्त पिटक के 2 हैं। कौन कौन? महाविभंग, भिक्कुनी विभंग, महावग और कुल्ला वग। ये आपके इसमें तीनों, ये ध्यान रखिए। अभिधम में हमने कहा था, इसको आप एक बार नाम देख लीजिए, लेकिन 2 याद रहेंगे तो बाकी अपने आप टिक लगा दोगे। धम संगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल, पन्नति, कायथावत्थु, यमाका और पट्ठाना, ये सब किसके हैं?
तो ये सभी किसके हैं, तो अभिधम पिटक के। आईजी ड्रोन के द्वारा भारत के प्रथम 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या, तो स्काई हॉक इस ड्रोन का नाम था और इसे आईजी ड्रोन के द्वारा विकसित किया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, ये बताना था। इरफान खान की जो पुस्तक है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, ये पुस्तक शुभ्रा गुप्ता ने लिखा। क्या, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, रत्नाकर शेट्टी, क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, JJ सिंह, नो। ये था सी वाला, इसमें क्या गलत हो जाएगा क्योंकि इसको श्री राम चौलिया ने लिखा है, डॉक्टर श्री राम चौलिया। बाकी अनफिल्ड वायरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, इसको ऋचा मिश्रा। ऑनलाइन गेमिंग के लिए कहां पर भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 13 जनवरी 2023 को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई, तो ये मेघालय शिलोंग में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। PM मोदी के द्वारा 15 जनवरी 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसको कहाँ के लिए रवाना किया गया, सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों में विचार करना था। भारत स्टील के मामले में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता दोनों है। 13 जनवरी 2023 को स्टील सेक्टर में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से जिंदल स्टील एवं पावर को पुरस्कृत किया गया, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही। हाल ही में कहाँ पर सोल ऑफ स्टील चैलेंज की शुरुआत की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, इसका सही आंसर उत्तराखंड। नंदा देवी। अगला, संविधान साक्षरता अभियान कहां पर शुरू किया गया, तो ये हमने कहा था केरल। कहां पर शुरू किया गया, केरल का कोल्लम जिला। इसमें सभी लोग ये संविधान से साक्षर बनाए जाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना था। भारत में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फ्रांसिस कौन थे, फ्रांसिस बूचर थे। हाँ, ये बूचर ये थे, बिल्कुल बात सही। प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ पूछे तो फील्ड मार्शल KM करीप्पा थे, KM करीप्पा, तो यहाँ पर क्या था, दोनों स्टेटमेंट सही थे। और इसीलिए चूंकि ये कमांडर इन चीफ के रूप में 15 जनवरी को क्या किए थे, शपथ लिए थे, तो इसीलिए 15 जनवरी को याद रखिएगा नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 जनवरी नौसेना दिवस, लेकिन सेवानिवृत्त नौसेना दिवस पूछा जाए तो ये याद रखिएगा वो एक दिन पहले 14 जनवरी को मनाया जाता, वो गलत मत करिएगा। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। अभ्यास प्रश्न में था कि भारत के बाहर जनवरी 2023 में BRO की किस प्रथम महिला अधिकारी की तैनाती की गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला वाला, सुरभि जखमोला। तो सुरभि जखमोला को प्रोजेक्ट दंतक के तहत भूटान में रोड निर्माण के लिए इनकी तैनाती की गई है। तो ये आपका, और यहाँ BRO की बात आई तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं इसमें रोड निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, BRO के द्वारा किया जाता है। फिलहाल के लिए आपको नेशनल पार्क का हम डिस्कशन करवा रहे थे, वीडियो बन जाएगी लंबी, तो आज यहीं तक रखते। कल आपको जो बाकी नेशनल पार्क बचे हैं उनका डिस्कशन करवा देंगे। अब तेज़ी से एक चीज़ और, आपको ये राजस्थान वाला आपको याद करवाए थे, याद कीजिए। यहाँ पर कौन था, डेजर्ट नेशनल पार्क था, यानी डेजर्ट नेशनल पार्क। और इधर वाले याद करवाए थे, ये याद करिए कौन है, मुकुंदरा है। मुकुंदरा के बाद फिर हमने कहा ऊपर ऊपर ऊपर, ये ऐसे याद करवाए थे। तो हमने कहा राजस्थान का एग्जाम देने जाते हो तो ये है आरएस होता है एग्जाम, तो ये रणथंभौर, ये सरिस्का, और ये कौन हो गएगा, यानी केवलादेव घाना। ये केवलादेव घाना, तो ये मानचित्र में ऐसे ध्यान रखिएगा। राजस्थान का हमने आज फिर से आपको क्या कर दिया, रिवीजन करवा दिया। लद्दाख का बताइए कौन सा, लद्दाख में हमने एक ही बताया, हेमिस नेशनल पार्क कौन है, लद्दाख में है। फिर आपका उत्तराखंड वाला कल ही याद करवा दिए थे। उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, यूपी में लखीमपुर खीरी। उसके बाद बिहार में आइए वाल्मीकि है, झारखंड में कौन है, तो इसमें बेतला या पलामू, झारखंड में बेतला या पलामू झारखंड में है। काजीरंगा असम के बताइए, असम का याद करिए, ऐसे मानचित्र बना के आपको समझाए थे। सबसे पहले यहाँ पर एक ये बताए थे, आप बताइए, एक यहाँ बताए थे, एक यहाँ बताए थे, दो हो गए, और एक त्रिभुज बना के यहाँ बताए थे, तीन यहाँ ये आपको बताए थे, ओके ना, ऐसे करके ओके ना, तो ओ से हो गया ओरांग, और के से कौन हो गया, काजीरंगा ये हो गया, और ना से नामेरी, ना मेरी, तो ओरांग, काजीरंगा, नामेरी, एक यहाँ पर बनाए थे, एक यहाँ पर बनाए थे। हमने कहा था सबसे लास्ट उत्तरी छोर पे है, उसका नाम है डिब्रू सायखोवा, डिब्रू सायखोवा। ये कौन, देहिंग पटकाई, डेहिंग पटकाई, ये डेहिंग पटकाई। और लास्ट वाला जो ये बताए थे रायमोना है, और मोना से ये मानस, सेकंड वाला कौन हो गया, मानस। 7 आपके नेशनल पार्क जो कहाँ हैं, आपके असम में हैं, वो हमने आपको फिर से रिवीजन करवा दिया। रिवीजन क्या करवा दिया। अब उत्तराखंड वाला भी इसी के साथ रिवाइज ही कर लो, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक सब जाओगे भूल। तो ये कि यहाँ पर
हमने कहा था गोविंद नेशनल पार्क, इसके नीचे उतर के आइए। तो गोविंद नेशनल पार्क के बाद हमने कहा था कौन कौन गोविंद की, याद करो, कौन देवी, नंदा देवी। तो गोविंद नंदा देवी, गोविंद नंदा देवी, गोविंद नंदा देवी। और उसके बाद गर्लफ्रेंड जी के, तो हमने कहा था ये जी यानी जी से गंगोत्री, अगला ये वाला कौन हो जाएगा, एफ से क्या हो जाएगा, यानी वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। हमने कहा एक यहाँ एक यहाँ, तो एक यहाँ ये वाला जो नेशनल पार्क था, याद करिए इसका नाम हम क्या बताए थे, याद है कि भूल गए। तो इसका हमने कहा था राजा जी नेशनल पार्क। और उसके बाद फिर कौन, जिम कॉर्बेट, जो भारत का नहीं बल्कि एशिया का पहला था, हाईली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका कौन हो गया, राजा जी, आर इसको लिख लीजिए। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जो 1936 में स्थापित किया गया था और एशिया का पहला और भारत का भी पहला था। और प्रोजेक्ट टाइगर जब 1973 में शुरू हुआ तो उसमें पहला टाइगर रिजर्व भी इसे घोषित किया गया था। तो हमने उत्तराखंड के भी आपको खटाखट क्या करवा दिए, रिवीजन, लद्दाख के भी रिवीजन करवा दिए। क्लियर है कि नहीं, कि सब भूलने लगे हो, भूलना नहीं है आपको, बीच बीच में हम रिवीजन करवाते रहेंगे। एक समय आएगा आपको टिप पे पूरे नेशनल पार्क आपके नाचना शुरू हो जाएंगे। अब तक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2022 तक 106 नेशनल पार्क भारत के टोटल हो चुके हैं। तो हम लगभग 40 के आसपास तो हम ही अभी तक आपको याद करवा दिए, बाकी भी धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। और डेली ये डिस्कस करते रहेंगे तो आप जब इसमें देखते रहोगे तो आप भूलोगे भी नहीं। तो ये आपको कैसा प्रयास लगा, और पीछे का याद करिए, हमने वन्य जीव अभ्यारण्य जो इंपॉर्टेंट है पूरे इंपॉर्टेंट आपको बता चुके, उसको भी बार बार रिवीजन करिए। कुछ हम पूछते हैं, बताइए क्या बताइए, आप बताइए कौन कौन हो गया। तो मयूर हो गया, और कछुआ हो गया, बांस हो गया, बंजर हो गया, उसके बाद चैनल, ये वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, ये कहाँ स्थित हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है, क्योंकि पीछे डिस्कस कर चुके, भूलना नहीं है। ठीक, तो अगले फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।